और इन्हें बाबूलाल का फोबिया इतना है, इतना डर सताता है कि ये इनके इन प्रक्रिया वो बाबूलाल जी को हटाना चाहते हैं। और स्पीकर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना उनके निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री के लिखे स्क्रिप्ट है, उसी में ये न्यायाधिकरण आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमें बहुत अफ़सोस है कि जो स्वतंत्र इकाइयाँ होनी चाहिए, जिनसे निष्पक्षता की उम्मीद है, वो ऐसा करते दिख नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। लगातार झारखंड में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे ही में कल बाबूलाल मरांडी की दलबदल मामले पर सुनवाई हुई और ऐसे में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बात सुनी जा रही है कि वहीं के पिटिशनर ये कह रहे हैं कि बाबूलाल तो गए, जबकि सुनवाई भी पूरी नहीं हुई थी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी से कि आखिर जिस तरीके से ये ऑडियो लीक हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हम तो शुरू से कहते थे कि ये जो न्यायाधिकरण में जो कुछ भी हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और न्याय का एक पुराना सिद्धांत है कि सिर्फ न्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। लेकिन स्पीकर के न्यायाधिकरण में बदकिस्मती से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 जुलाई 2020 को पत्रकारों को बात करते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिपक्ष के नेता के पद के लिए तरस जाएगी और आज शायद उन्हीं के लिखे स्क्रिप्ट पर यह न्यायाधिकरण भी कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। और अब हियरिंग की बात करें तो परसों की ही बात है, जब 17 तारीख को स्पीकर के न्यायाधिकरण में हियरिंग हो रही थी तो हमारे वकील ने बहुत विरोध किया कि आप 8 बिंदुओं पे जो तय हुए हैं इन पे एक साथ आप जो सुनवाई कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का सिमिलर मामला, उस पर आप सुनवाई नहीं करके सिर्फ बाबूलाल पे टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बायसनेस दिख रहा है। स्पीकर ने इसे नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा था तो उन्हें 10 दिन का समय दिया गया, तो इन्होंने तो समय देने से इनकार कर दिया और एक ही दिन में सारी सुनवाई पूरी कर दी। और राजकुमार यादव जो पिटिशनर हैं, एक प्रमुख पिटिशनर हैं, जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्हें लगा था कि माइक ऑफ हो गई और वो सुनवाई के दौरान स्पीकर के, जब स्पीकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही, स्पीकर भी सुन रहे हैं, उस समय वो कहते दिख रहे हैं बाबूलाल गयो, यानी बाबूलाल चले गए, जजमेंट तो हो गया, यानी जजमेंट हो गया, या उन्हें पता था कि जजमेंट हो गया और बाबूलाल चले गए। अब स्पीकर के सामने ये कार्रवाई के दौरान ये चीज़ें हुई, स्पीकर ने उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं दिया, तो हम तो यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजकुमार यादव कह रहे हैं वो सच्चाई है। बाबूलाल जी की जाने की स्क्रिप्ट इन लोगों ने पहले ही लिख दी है और इन्हें बाबूलाल का फोबिया इतना है, इतना डर सताता है कि ये इनके इन प्रक्रिया वो बाबूलाल जी को हटाना चाहते हैं और स्पीकर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना उनके निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो आखिर उन्होंने एक और स्क्रिप्ट लिखा होगा आने वाले बाकी 3 वर्षों के लिए जो वो शासन करेंगे, राज्य को चलाएँगे। ऐसे में कहीं न कहीं उनकी सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। तो अगर वो इतना ही अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने सरकार के लिए वो स्क्रिप्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, हमें लगता है जो स्क्रिप्ट उन्होंने अपने सरकार के लिए रखी थी या जो कॉमन मिनिमम एजेंडा सरकार में गुप्त रूप से तय हुआ था, उस पे तो ये बखूबी कार्य कर रहे हैं। लूट, भ्रष्टाचार और अवैध खनन अगर इनके एजेंडा में प्रमुख था तो उस पे ये सरकार निरंतर कार्य करती दिख रही है। इन्होंने कहा कोरोना का सेकंड वेव था, कुछ काम नहीं कर पाए, फर्स्ट वेव था, थर्ड वेव था, फोर्थ वेव, ऐसे ही बहाने बनाते रहे। वही सेकंड वेव जो सबसे डेडली था, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी, उसी के दौरान तो जून में माननीय मुख्यमंत्री जी को खान का आवंटन किया गया पिछले वर्ष। ये कहते थे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था, जैसे पता चला उन्होंने सरेंडर किया। तो सितंबर में मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष अप्लाई किया था स्टेट एनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी में, उसमें पता मुख्यमंत्री आवास देने की जगह हरमू का दिया था। तो ये सारी चीज़ें पता है और ये बखूबी काम कर रहे हैं। भाई को दे दिया माइनिंग लीज और अपने परिजनों को माइनिंग लीज दे दिया, अपने करीबियों को माइन लीज दे दिया, करीबियों के संबंधियों को माइन लीज दे दिया, अवैध खनन हुआ, रिकॉर्ड ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई। तो सरकार ने तो जो स्क्रिप्ट लिखा उस पर काम हो ही रहा है। जनता का विकास इनके स्क्रिप्ट में नहीं था। आपकी सरकार लगातार मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाते आ रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, हर अगर क्षेत्र में देखा जाए तो। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री कहीं न कहीं बच जा रहे हैं, उनके ऊपर वो आरोप नहीं लग पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इनकी थी, मशीनरी इनकी थी, इसलिए ये कोई भी आरोप लगाने के बाद उसको लटका कर रखना इनकी आदत थी। लेकिन अब चूंकि मामला ईडी के पास में है, इन्होंने कहा कि मनरेगा घोटाले से जिस घोटाले की जांच शुरू हुई थी वो अवैध खनन तक क्यों पहुंचा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब किसी केस में, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर कोई डकैती का केस रजिस्टर्ड होता है और पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और डकैती के साथ उसे खून के दाग दिखते हैं, खून के दाग कहीं दूर तक जाते हैं, कोई लाश मिलती है, तो क्या वो मर्डर केस उसमें रजिस्टर नहीं होगा? तो जैसे जैसे सबूत मिल रहा है ईडी को, वैसे वैसे उसके जाँच का दायरा बढ़ रहा है। और अब तो मुख्यमंत्री जी बाबूलाल जी के लिए कह रहे हैं बाबूलाल गए हो, हमें तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री गए हो।
आप जो इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गए हो, और ऐसे में अभी राज्यसभा चुनाव भी होने वाले हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं न कहीं आरोपों में फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का भविष्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कैसा लग रहा है? मुख्यमंत्री का भविष्य उनकी पार्टी तय करेगी, जनता ने तो भविष्य तय कर दिया। उनके विधायक तय करेंगे, उनके जो कारनामे हैं, पहले के कुकृत्य हैं, वो तय करेंगे। हम तय करने वाले कौन होते हैं? हमें तो जहाँ लगा कि उन्होंने गलती की, भ्रष्टाचार किया, हमने आरोप लगाया, जो भी संवैधानिक संस्थाओं के सामने अपनी पिटीशन दी, अपनी याचिका दी। अब इन्हें निर्णय लेना है। वैसे जनता ने तो निर्णय ले लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस शायद अपने सोरेन परिवार के बहादुर शाह ज़फ़र साबित होंगे और इनके साथ इस सोरेन डायनेस्टी का एंड हो जाएगा। जी, बिल्कुल। अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अविनाश पांडे का भी एक बयान उन्होंने जारी किया है जिसमें आचार संहिता का आपकी पार्टी के द्वारा उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी अपनी मर्जी से काम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? भाई हमारी पार्टी अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही तो क्या अविनाश पांडे जी से पूछ के करेगी? हमें कहीं लगता है गड़बड़ी है तो हम ज़रूर शिकायत करेंगे और संवैधानिक संस्थाएं इसीलिए हैं। उन्होंने कहा था कि जो पंचायत चुनाव जीत कर आएंगे उन्हें अच्छे पद दिया जाएगा। तो ये तो भाई इस पार्टी के लेवल पे चुनाव हो नहीं रहे, तो ये तो प्रलोभन था। तो हमने इसकी शिकायत की निर्वाचन आयोग में और राज्य निर्वाचन आयोग ने उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। और अब अविनाश पांडे इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न उठा रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। खैर कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके नेता वो गांधी से शुरू करें या नीचे तक अविनाश पांडे तक आए, अक्सर संवैधानिक संस्थाओं पर इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहे। आपको याद होगा कि माननीय उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो एक बिल ड्राफ्ट किया था, उस बिल को कैबिनेट में पास होने के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इनकी पुरानी आदत है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, जिन्होंने लगातार विपक्ष पार्टी जो है इस वक्त जो सत्ता में सरकार चल रही है उनके खिलाफ ये बोलते आए हैं, और जिस तरीके से अभी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो आरोप है और वो आरोपों में घिर चुके हैं, ऐसे में इनकी जो ये बयान है, इन्होंने कहा कि जो पिटिशनर की तरफ से ये कल कहा गया था कि बाबूलाल मरांडी तो गए हो, अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो गए हो। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस पर बाकी की पार्टियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।